और इसकी क्लास जो है फर्स्ट क्लास है चैप्टर नंबर 3 के लिए। डाटा एनालिटिक्स हमने स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करते हैं इसे। आई होप इसी इसी एक ही लेक्चर के अंदर हम लोग इसको जो है ख़त्म कर देंगे। अच्छा जी, डाटा एनालिटिक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 1 के अंदर काफ़ी कुछ मैं बोलता रहा था। डाटा एनालिटिक्स एनालिसिस, डाटा का एनालाइज करना होता है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। डाटा एनालिटिक्स एक प्रोसेस है। डाटा एनालिटिक एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा को क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। डाटा को क्या करते हैं, डाटा को एग्जामिन करते हैं। किस लिए एग्जामिन करते हैं, हमने अनकवर करनी होती हैं तीन चीज़ें: ट्रेंड, पैटर्न और इनसाइट। इनसाइट के बारे में भी हम पढ़ते रहते हैं कि जब हम डाटा को एनालाइज करते हैं तो हमारे पास जो चीज़ आती है उसे बोलते हैं इनसाइट्स। राइट। इनसाइट एनालिसिस का वर्ड हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर। अच्छा जी, इसका एक चार्ट सा बनाते हैं। तो डाटा एनालिटिक्स है। एक मिनट। अच्छा जी, तो क्या है हमारे पास, एनालिटिक्स है। डाटा एनालिटिक्स के अंदर हमने क्या करना होता है, ट्रेंड अनकवर करने होते हैं, पैटर्न्स देखने होते हैं, और क्या देखना होता है, इनसाइट्स देखनी होती है। तो ये तीन चीज़ें हमने देखनी होती हैं डाटा एनालिटिक्स के अंदर। तो ये चीज़ें हमें, ये डेफिनेशन याद होगी। किस लिए करना होता है, बेटर डिसीजंस करने के लिए हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। डाटा एनालिटिक्स साइकिल की तरफ चलते हैं अब हम। अच्छा, आपके इस सब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें, डाटा एनालिटिक्स साइकिल भी है और दूसरी जो चीज़ है डाटा एनालिटिक्स स्टेजेस हो। तो जब स्टेजेस की बात होगी तब हमने स्टेजेस ध्यान रखना है इस चीज़ का। ये डिफरेंट चीज़ें, स्टेजेस और साइकिल। ये साइकिल और स्टेजेस दोनों क्या हैं, डिफरेंट चीज़ें। तो अभी जो चीज़ हम पढ़ने लगे हैं वो डाटा एनालिटिक्स साइकिल। तो साइकिल के अंदर क्या होता है, ये क्या है, साइकिल क्या है, एक साइकिल एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। सिस्टमेटिक अप्रोच क्या होती है, जैसे एक सिस्टम के अंदर, फॉर एग्जांपल कोई भी सिस्टम है, सबसे पहले आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आप सिस्टम के अंदर इंटर करते हो। इंटर करने के बाद आप कोई भी काम अगर करते हो, फॉर एग्जांपल यूट्यूब के अंदर अगर आप इंटर हुए तो सब पहले आप क्वेरी करते हो। क्वेरी समझा था ना पहले चैप्टर के अंदर, क्वेरी क्या होता है। क्वेरी करते हो तो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स के बाद आप क्लिक करते हो। ये क्या है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। एक सिस्टम की तरह हम लोग चल रहे हैं, फ्लो के अंदर चल रहे हैं। पहले स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो ये क्या है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। किस लिए, रॉ डाटा को, रॉ डाटा कहा था, रॉ हमने बार बार पढ़ना है। तो रॉ डाटा हमने पढ़ा पढ़ा होगा है कि रॉ डाटा वो डाटा जिसको भी प्रोसेस नहीं किया। तो रॉ डाटा को कन्वर्ट करना है किसमें, एक्शनेबल, एक्शनेबल इनसाइट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे डाटा एनालिटिक्स साइकिल के अंदर। तो क्या डेफिनेशन है इसकी कि डाटा एनालिटिकल साइकिल एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसके अंदर हम रॉ डाटा को एक्शनेबल इनसाइट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये जो साइकिल होता है ये इटरेटिव होता है इन नेचर। इटरेटिव का मतलब क्या होता है, इटरेटिव का मतलब होता है कि ईच फेज जो है ना वो दूसरे को हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहला फेज बोलूँ कि क्या है, कलेक्शन, और दूसरा है क्लीनिंग, तो कलेक्ट कलेक्ट किए बिना क्या मैं क्लीनिंग परफॉर्म कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो कलेक्शन नेसेसरी है क्लीनिंग परफॉर्म करने के लिए, क्लीनिंग नेसेसरी है नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए। तो ये क्या है, एक इटरेटिव अप्रोच है। ये साइकिल क्या है, इटरेटिव इन नेचर होता है। ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम डाटा एनालिटिक्स साइकिल की जो सारी की सारी साइकिल के अंदर चीज़ें हैं, वो स्टेप्स हैं, वो सारे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डाटा को कलेक्ट करना होता है। डाटा की कलेक्शन होती है, डाटा की कलेक्शन। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डाटा की कलेक्शन करनी होती है। तो ये यहाँ पे वर्डिंग लिखी हुई है, ये इनको आप हम लोग जो है स्टेटमेंट सेंटेंसेस के अंदर भी लिख सकते हैं। तो क्या होता है, डाटा कलेक्शन कहाँ से हो सकते हैं, वेरियस सोर्सेज हो सकते हैं। सोर्सेज हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, और कौन से सोर्स होते हैं, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। तो किसी किस्म के भी सोर्सेज हो सकते हैं, वहां से आपने डाटा कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्ट करने के बाद आपने बाकी काम करने हैं। तो डाटा कलेक्शन के अंदर काफ़ी सारे सोर्सेज हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके आपके पास गार्बेज इन आएगा, अगर गार्बेज डालोगे तो गार्बेज ही निकलेगा। क्या मतलब, अगर आपका डाटा की कलेक्शन ही गलत है, बैड डाटा आपने कलेक्ट किया है, बैड डाटा कलेक्ट किया है, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, रिजल्ट भी बैड होगा। अच्छा, बैड डाटा से मतलब, बैड डाटा का क्या मतलब, बैड डाटा का मतलब है बैड क्वालिटी डाटा, जो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर। अच्छा ये डाटा क्या होना चाहिए, डाटा रेलिवेंट होना चाहिए। डाटा क्या होना चाहिए, रेलिवेंट। अच्छा ये किसकी बात आप हो रही है, ये पूरी की पूरी लाइन, ये तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए ये किसकी बात हो रही है। ये बात हो रही है डाटा
क्वालिटी की। तो डाटा क्या होनी चाहिए, डाटा की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, सोर्सेज क्या है, ये दोबारा से बात लिखी हुई है, इंटरनल सोर्स हो सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्स हो सकते हैं। और डाटा की टाइप क्या होनी चाहिए, डाटा स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, किसी किस्म का भी डाटा हो सकता है जब आपने कलेक्शन उसकी डाटा की करनी है। तो ये बातें हमें समझ में आ गई हैं, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि डाटा की हमने क्या करनी है, क्लीनिंग करनी है। डाटा कलेक्शन हमने कर ली, कलेक्ट करने के बाद अब क्या करें, क्लीनिंग। अच्छा जी, अब जरा हम पीछे चलते हैं थोड़ा सा। हम डाटा कलेक्ट कर क्यों रहे हैं, ये सारा प्रोसेस क्यों कर रहे हैं? इसलिए ताकि हम डाटा के ऊपर क्या परफॉर्म करें, एनालिसिस परफॉर्म करें। एनालिसिस क्यों परफॉर्म करें, ताकि हमारे पास तीन तरह की चीजें आए, इंसाइट्स, पैटर्न्स, और क्या है, इंसाइट्स हमने जनरेट करने हैं, पैटर्न जनरेट करनी है, और ट्रेंड्स हमें पता चले। ये तीन चीजें हमें पता चलेंगी तो क्या होगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। ठीक है। तो ये चीजें दिमाग में रखते हुए हम अब पढ़ते हैं कि डाटा की हमने अब क्या करनी है, क्लीनिंग करनी है। डाटा की कलेक्शन हमने कर ली है, तो अब क्या करेंगे, डाटा की क्लीनिंग। क्लीनिंग का दूसरा नाम क्या है, स्क्रबिंग। स्क्रबिंग स्क्रबिंग का मतलब भी क्या है, क्लीनिंग। तो जब डाटा कलेक्ट करते हैं वो काफी मैसी होता है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लीन करते हैं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, डुप्लीकेट्स को रिमूव करते हैं, मिसिंग वैल्यूज को खत्म करते हैं। फॉर्मेट, देखो फॉर्मेट की बात आ गई, अभी जरा दोबारा से लिंक करते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ। अगर मुझे फॉर्मेट सही करना है सार ऑल अक्रॉस द सिस्टम, अगर किसी भी चीज़ का फॉर्मेट सही होगा तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हो गया डाटा, डाटा क्या हो गया हमारे पास, कंसिस्टेंट हो गया। तो फॉर्मेट सही करते हैं ताकि डाटा की कंसिस्टेंसी क्या हो जाए, मेंटेन रहे। एरर आपने करेक्ट करने हैं, छो अच्छा जी, उसके बाद ये बात लिखिए कि छोटा सा भी एरर होगा तो आपका एनालिसिस गलत हो सकता है। एनालिसिस गलत होगा तो वही चेन चेन चलेगी। कौन सी चेन, कि आपका जो डाटा है, डाटा से जो इन्फो है, और इन्फो से जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग का सत्यानाश हो जाएगा। और कोई फायदा नहीं होगा आपको इतना खर्चा करने के बाद भी। ठीक है। तो डाटा क्लीनिंग भी हमें समझ में आ गया। आगे क्या है, डाटा एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर करना है, अब आपने डाटा एक्सप्लोर करना है, और क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। डाटा को एक्सप्लोर करना है और अंडरस्टैंड करना है। आपने आइडेंटिफाई करना है पैटर्न्स, पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, और यहाँ पे कॉमन पैटर्न आइडेंटिफाई करने और रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है। रिलेशनशिप फॉर एग्जांपल क्या मतलब, फॉर एग्जांपल इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं सेल्स का डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो अब मैंने क्या रिलेशन आइडेंटिफाई करना है, मैंने ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर मैंने प्राइसेस इंक्रीज की है तो सेल्स कितनी डिक्रीज हुई है। तो ये मैंने क्या करना है, रिलेशन आइडेंटिफाई करना है इस प्रोसेस के अंदर, डाटा एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस के अंदर। अच्छा जी, इसकी टेक्निक्स क्या है, कोरिलेशन, विजुअलाइजेशन और स्टैटिस्टिक्स। अच्छा जी, स्टैटिस्टिक्स का तो हमें पता है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ के भी आए हैं, मीन मीडियन मोड। तो ये वाले मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करने हैं। और इसके अलावा क्या, विजुअलाइजेशन करनी है, हमने विजुअलाइज करना है डाटा को। तो विजुअलाइजेशन का मतलब चार्ट्स बना सकते हैं हम लोग, और ग्राफ बना सकते हैं। तो ये क्या है, विजुअलाइजेशन। अच्छा, कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन यही है ये वाली बात, रिलेशन, किसी भी दो चीज़ों के दरम्यान में जो रिलेशन है वो हमने आइडेंटिफाई करना है। इनकी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, पहले सिलेबस के अंदर ना इनकी डिटेल थी, डेफिनेशंस थी इनकी, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये टेक्निक्स के नाम बताना चाहिए, होती क्या है ये अंडरस्टैंड कर लिया बहुत है। डेफिनेशन इनकी याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब एक और बात, ये जरा रेज करते हैं। ये जो तीनों टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं ये कहाँ पे यूज होती हैं, ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर यूज होती है। अब क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस पढ़ा नहीं है, जो कि अभी पढ़ना है, तो वहीं पे जाके इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, डाटा मॉडलिंग। डाटा की मॉडलिंग, डाटा को हमने कलेक्ट भी कर लिया, उसके बाद क्लीन भी कर लिया, उसके बाद एक्सप्लोर भी कर लिया। एक्सप्लोर के अंदर हमने डाटा की फील ले ली, हमें पता चल गया डाटा के अंदर क्या कुछ होता है, और रिलेशन हमने इसके अंदर देख लिया। तो अब क्या करना है, अब मॉडलिंग करनी है, मॉडल्स बनाने हैं। हम क्या करेंगे, मॉडल बनाएंगे, बेसिक मॉडल भी हो सकते हैं, एडवांस मॉडल भी हो सकते हैं। गोल क्या होता है, गोल ये होता है कि प्रिडिक्शन करनी है हमने किसकी, पैटर्न्स की और ट्रेंड्स की। तो शुरू से हम यही कहते आ रहे हैं ना कि हमने डाटा से क्या निकालना है, डाटा से हमने तीन तरह की चीजें निकालनी है, पैटर्न, ट्रेंड, इंसाइट्स। तो यही तीन तीन चीजों के लिए हम तब के खज्जल खुआर हो रहे हैं। तो यही तीन चीजें हमने निकालनी है। सही है। चलो जी।
डाटा मॉडलिंग समझ में आ गया। डाटा मॉडलिंग की कुछ टेक्निक्स हैं, हाँ जी, ये भी समझने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं समझने की जरूरत है, लेकिन इनकी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन, ये तो हमें पता है, क्लासीफाई कर देना, मर्दों को अलग कर दो, औरतों को अलग कर दो, तो ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गई। ठीक है, स्पेसिफिक क्लास के लोगों को अलग कर दो, तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्लस्टरिंग, और उसके बाद क्या है, रिग्रेशन। इसकी टेक्निक्स तीन है, तीन टेक्निक्स है इसके अंदर, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन और क्लस्टरिंग। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या कर देना, क्लासीफाई कर देना, जो कि समझने की जरूरत तो है ही नहीं। अच्छा, रिग्रेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिग्रेशन को आप इस तरह समझ लो कि हम रिलेशन देखते हैं। ठीक है, रिलेशन देखते हैं दो क्वांटिटीज के दरमियान में। और क्लस्टरिंग के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर भी हम मेजर ग्रुप्स बना लेते हैं, मेजर ग्रुप्स बना लेते हैं। अच्छा, ये रिग्रेशन आप हम लोगों ने क्यूएम के अंदर पढ़ा हुआ है ना, तो ये उसी रिग्रेशन की बात हो रही है जिसके अंदर हम लोग अ, ये ग्राफ बनाते हैं, और ये वो वाली रिग्रेशन है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद कर लें, एनफ है। और क्लस्टरिंग के अंदर हम लोग ग्रुप्स बना देते हैं, क्लस्टर बना लेना, क्लस्टर से निकला ये वर्ड, तो ग्रुप्स बना लेना, किस चीज़ का ग्रुप्स, सिमिलर चीज़ों का ग्रुप्स बना लेना, तो इसको क्या करते हैं, क्लस्टरिंग कहते हैं। ये कहाँ पे यूज होता है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस के अंदर, क्योंकि ये भी अभी पता नहीं हमें क्या है, तो ये जो है बाद में पढ़ लेंगे। जब पढ़ेंगे तब हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या होता है। बहरहाल ये तीन चीज़ें आपने वर्ड याद कर लेने हैं। ये कहाँ पे यूज होते हैं, डाटा को मॉडलिंग करते हुए। अच्छा जी, इंटरप्रिटेशन और इनसाइट एनालिसिस क्या होता है, इंटरप्रेट करना। अब क्योंकि हमने मॉडल्स बना लिए हैं, मॉडल से हमें क्या निकलेगा, हमारे पास ट्रेंड्स पता चलेंगे और पैटर्न्स पता चलेंगे। अब जब ये पता चल जाएंगे तो इनसे हमने क्या निकालना है, इनसाइट निकालनी है। क्या निकालनी है, इनसाइट निकालनी है। इनको हमने क्या करना है, इंटरप्रेट करना है इनको, ताकि हम लोग जो है इनकी जो भी डाटा हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज कर सकें, किस लिए यूज कर सकें, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सकें। सही है। चलो जी, अब करते हैं क्या करना है हमने। इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने ट्रांसलेट करना है जो भी इन्फो हमारे पास आई है इनसाइट्स के अंदर, तो हमने कंक्लूजन निकालने हैं जिससे हमारी क्या होगी, डिसीजन मेकिंग होगी। अच्छा, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आपके पास होंगे उतना ज्यादा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब, इसका मतलब अगर कोई भी मेरे पास रिजल्ट आया है तो मैं कहूँगा ये क्यों आया है, ये इस तरह हो सकता था, अगर ये होता तो क्या होता, अगर इस तरह की कंडीशन होती तो क्या होता, तो ये क्या है, वैसे रिग्रेशन वाला काम जो है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमने क्या करना है, इसके अंदर इंसाइट्स जनरेशन हो जाएगी, इंसाइट जनरेशन हो जाएगी तो हम लोगों की डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग ही हमने करनी है। अच्छा, एक एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि इस स्टेप के अंदर, ये वाले स्टेप के अंदर जो है, हमने डिसीजन मेकिंग नहीं करनी, डिसीजन मेकिंग नेक्स्ट स्टेप के अंदर करनी है। यहाँ पे हमने क्या निकालना है, कंक्लूजन निकालने हैं, जिनसे हम क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे। समझ में आ गई बात। तो इस स्टेप के अंदर हमने कंक्लूजन निकालने हैं, जिनसे हमने क्या करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है। हमारी डिसीजन मेकिंग इस स्टेप के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ क्या होंगे, कंक्लूजन और इनसाइट्स हमारे पास होंगे। ठीक है। अच्छा जी, डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। अब हमने क्या करना है, इनसाइट्स जो हमने जनरेट किए तो उनसे क्या करना है, एक्शन लेना है। बिजनेस की स्ट्रेटजीज को एडजस्ट करेंगे, प्रोसेस को रिफाइन करेंगे, नए इनिशिएटिव्स लॉन्च करेंगे। तो डिसीजन क्या होता है, डिसीजन हमारा एविडेंस बेस होता है, गैस वर्क नहीं होता। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये कि एविडेंस बेस मतलब डाटा से हमने इंसाइट निकाली है ना, तो डाटा हमने किसी वजह से कलेक्ट किया, और डाटा हमने खुद से नहीं बनाया, ये ओन ओन मेड डाटा नहीं है, ये कलेक्टेड डाटा है। कहाँ से कलेक्ट किया, इन्वायरमेंट से। ठीक है, इन्वायरमेंट से हमने इसको कलेक्ट किया है, तो ये क्या है, एविडेंस बेस है ना। हमने खुद से ये कोई भी फैसला नहीं किया, हमने ट्रेंड को देख के डिसीजंस लिए हैं। तो डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। इसके बाद डिसीजन मेकिंग भी कर ली, तो इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, वो क्या होता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि अब आपने डिसीजन मेकिंग के बाद क्या करना है, मॉनिटरिंग करनी है। आपने रिजल्ट्स को क्या करना है, मॉनिटर करना है, कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहना, ताकि जो भी आपका सिस्टम हो क्या इफेक्टिवली काम करता रहे। जो भी आपने अगर न्यू सिस्टम अप लॉन्च किया, न्यू सिस्टम लॉन्च किया, फॉर एग्जांपल न्यू पीओएस सिस्टम आपने लगा दिया है, तो इसको क्या करना है, इसकी मॉनिटरिंग क्या है, हमारे पास मॉनिटरिंग जरूरी है। क्यों जरूरी है, ताकि ये इफेक्टिवली काम करता रहे, इफेक्टिवली काम करता रहे। ठीक है।
अच्छा जी, और क्या है, अगर कोई भी काम इफेक्टिव नहीं है, मॉनिटरिंग हम करेंगे, हमें पता चला कि वो जो पीओएस सिस्टम फॉर एग्जांपल अगर हमने अप्लाई किया है तो वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो इफेक्टिव नहीं है, हम क्या करेंगे, उसको रिफाइन करेंगे। या फिर वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस, ये जो डाटा एनालिटिक्स साइकिल का प्रोसेस है, रिपीट करेंगे, दोबारा से डाटा कलेक्ट करेंगे, देखेंगे कि क्या वजूहत हैं जिनकी वजह से हमारा जो पीओएस का सिस्टम हमने लगाया था वो सही से काम नहीं कर रहा, और दोबारा से वो साइकिल रिपीट करेंगे, और दोबारा से अपना नया नए से सिरे से डिसीजन मेकिंग करेंगे, और बस यही करेंगे हमसे दोबारा। तो अभी भी हमने जो चीज़ कवर कर लिया वो डाटा एनालिटिक्स साइकिल, और यहाँ पर हमारा डाटा एनालिटिक्स का जो साइकिल है वो खत्म हो गया। अब जो चीज़ रह गई है हमारे पास डाटा एनालिटिक की स्टेजेस हैं, और थोड़ी सी और भी चीज़ें हैं। अभी जो डाटा एनालिटिक की जो स्टेजेस हैं वो बाद में करते हैं, पहले हम क्या पढ़ेंगे, इम्प्लीकेशंस ऑफ डाटा एनालिसिस और चैलेंजेस, दो बातें हमने अभी पढ़नी है। कौन सी दो बातें पढ़नी है? दो बातें पढ़नी है, इम्प्लीकेशंस पढ़नी है। इम्प्लीकेशंस का क्या मतलब है? इम्प्लीकेशंस को ऐसे समझ लो कि बेनिफिट्स हैं, जो हमें बेनिफिट्स होते हैं कहाँ से, डाटा एनालिटिक्स से। और दूसरी बात पढ़नी है, चैलेंजेस क्या होते हैं डाटा एनालिटिक्स के अंदर। अब जरा अपने दिमाग को इस्तेमाल करना शुरू करें, अगर हम तो चैलेंजेस को अगर देखें तो डाटा एनालिटिक्स के अंदर जो चैलेंजेस आएंगे, तो डाटा की कलेक्शन में अगर कलेक्शन हमने करनी होती है, कलेक्शन, तो कलेक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है डाटा की क्वालिटी। तो क्या चैलेंजेस आएंगे हमारे पास? चैलेंजेस यही आएंगे कि डाटा क्या है, रेलिवेंट नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा, राइट, एक्यूरेट नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, टाइमली नहीं होगा। तो ये क्या है मेरे पास सारे के सारे चैलेंजेस। तो डाटा क्वालिटी हर जगह पे आपने यूज करते रहना है, डाटा की क्वालिटी को। काफी सारी केस स्टडी का सोल्यूशन लिखते हुए भी आपने डाटा क्वालिटी की वर्डिंग ये वाली सारी लिखनी है। तो क्या रेलिवेंट नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, कंसिस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो ये पांच वर्ड आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखना है। तो ये चैलेंजेस हमारे पास डाटा एनालिटिक्स के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि अगर कलेक्शन ही नहीं है, हमने क्या पढ़ा था, गार्बेज इन, गार्बेज इन, तो क्या होगा, गार्बेज ही आउट होगी। तो जो चीज़ आप डालोगे वही चीज़ बाहर निकलेगी। ठीक है। अच्छा जी, अब डाटा की इम्प्लीकेशंस पढ़ते हैं। डाटा की इम्प्लीकेशंस क्या है? सबसे पहली वही, डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। डाटा एनालिटिक्स क्या करता है, हमें इंसाइट्स देता है, उससे क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाती है। इन्फॉर्म्ड डिसीजन का क्या मतलब, इंफॉर्मेशन की बेस पे डिसीजन मेकिंग हम लोग करते हैं, खुद से डिसीजन नहीं करते अपने, कि ऐसे नहीं डिसीजन करते कि मुझे मुझे बस फील हो रहा है कि हमें जो सेल की प्राइस है वो बढ़ा देनी चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइस है बढ़ा देनी चाहिए, फीलिंग्स के ऊपर हम डिसीजन मेकिंग नहीं करते। ठीक है। अच्छा, आगे क्या लिखा है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, हाँ फैक्ट्स के ऊपर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, और इंट्यूशन मतलब फीलिंग्स के ऊपर, जो मुझे फील हो रहा है उनके ऊपर डिसीजन मेकिंग नहीं करते। ये इससे क्या होता है कि हमारे पास एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग होती है और टाइमली डिसीजन होते हैं। तो अल्टीमेटली बिजनेस की जो आउटकम्स हैं वो क्या होती हैं, बिजनेस की आउटकम्स इंप्रूव हो रही होती हैं। उसके बाद एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। एफिशिएंसी इंक्रीज होने का क्या मतलब, सिस्टम हमारे एफिशिएंट हो जाते हैं जब हम डाटा को एनालाइज करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी किस्म का भी मसला है, देखो डाटा एनालिटिक्स के अंदर, डाटा एनालिटिक्स के अंदर, एनालिटिक्स साइकिल के अंदर लास्ट वाला स्टेप हमने पढ़ा था मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग ने हमें क्या बताना था, मॉनिटरिंग ने हमें बताना था कि कहीं भी अगर हम इनएफिशिएंट हैं, कहीं पे भी अगर इनएफिशिएंट है, तो मॉनिटरिंग से हमें वो चीज़ पता चल जानी थी। मॉनिटरिंग से हमें वो चीज़ पता चल जानी थी। तो इनएफिशिएंसी हमें पता चल जानी, जैसे ही हमें इनएफिशिएंसी पता चलेगी, आइडेंटिफाई हो जाएगी इनएफिशिएंसी, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। जिससे क्या हो जाएगा, हमारा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। स्ट्रीमलाइन का मतलब एक फ्लो में जाएगा, ये है स्ट्रीमलाइन, ये है स्ट्रीमलाइन। ठीक है। और क्या हो जाएगी, कॉस्ट हमारी सेव हो जाएगी, कि हमारा वेस्ट में नहीं जाएगा कोई चीज़। ठीक है, कॉस्ट सेविंग का क्या मतलब, कि अगर हमने डाटा के ऊपर कॉस्ट लगाई है तो उससे हमें फायदा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, और क्या है, और हमारे पास ये है कि कम्पिटेटिव एडवांटेज आ जाएगा हमारे पास। कम्पिटेटिव एडवांटेज आएगा। कंपनीज जो होती हैं जो क्या करती हैं, लेवरेज, लेवरेज मतलब फायदा उठाती हैं डाटा एनालिटिक्स का। किसका फायदा उठाती हैं, डाटा एनालिटिक्स का फायदा उठाती हैं। वो क्या करते हैं, कम्पिटेटिव एज मिलता है उनको। किस तरह, किस तरह, क्योंकि अगर आपके पास डाटा है, आपने डाटा से डिसीजन मेकिंग जल्दी कर ली है, तो आप फास्टर रिस्पॉन्स करोगे मार्केट चेंजेस के ऊपर, राइट, फास्टर रिस्पॉन्स करोगे। आपके ऑपरेशन जो हैं वो ऑप्टिमाइज हो जाएंगे, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कस्टमर की, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि डाटा कलेक्शन की जरूरत क्यों है,
उसके अंदर तीन यूज हमने पढ़े थे, याद है? तीन यूज पढ़े थे: डिसीजन मेकिंग के लिए, कस्टमर को अंडरस्टैंड करने के लिए, स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए। तो कस्टमर को अंडरस्टैंड हम जल्दी कर पाएंगे डाटा एनालिसिस से। तो अगर कस्टमर को हमने जल्दी से अंडरस्टैंड कर लिया तो क्या हम रेस्पॉन्स कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अंडरस्टैंड कर लिया कि अगर मेरा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर इतना अच्छा है, कस्टमर इसके लिए 80% प्राइस ज्यादा दे सकता है, तो मैं फौरन से प्राइस जो है 80% इंक्रीज कर दूंगा। कस्टमर अब मुझे ये कहाँ से पता चला? डाटा से पता चला। अब क्या होगा, मेरे प्रॉफिट सडनली स्पाइक पे चले जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। तो ये क्या हुआ, मुझे कंपिटेटिव एडवांटेज मिल गया। राइट। अच्छा जी, चैलेंजेस हमने पढ़ लिए हैं, चैलेंजेस अभी अभी हमने पढ़े हैं, जो अभी अभी ऊपर कवर किए। तो यहाँ पे रीड फिर भी कर लेते हैं, क्योंकि क्योंकि बस कर लेते हैं। इसको क्या है? अच्छा। हाँ, ठीक है जी। तो चैलेंजेस क्या है डाटा के अंदर? डाटा एनालिटिक्स को क्या चाहिए? हाई क्वालिटी डाटा चाहिए। जरा सा भी, छोटा सा भी माइनर प्रॉब्लम भी होगी ना, माइनर एरर भी होगा, ये लाइन भी पढ़ी है हमने, माइनर एरर भी होगा तो डिसीजन मेकिंग क्या आ जाएगी? खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगी तो आप क्या हो जाओगे? लॉस में जाओगे इन दी एंड। तो पुअर डाटा क्वालिटी से क्या होगा? इनएक्यूरेट प्रिडिक्शन होंगी, हम गलत बात प्रिडिक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डाटा ही इनएक्यूरेट आया, मुझे लगा कि कस्टमर मेरे प्रोडक्ट के लिए 80% प्राइस ज़्यादा दे देगा, लेकिन और मैंने प्राइस इंक्रीज कर दी। जैसी प्राइस इंक्रीज की, सेल्स ही बंद होगी, कोई चीज़ बिकी नहीं। तो क्या हुआ? हमारा डिसीजन ही गलत हो गया, मिसगाइडेड डिसीजन हुआ, मिसगाइडेड डिसीजन हुआ, तो उससे क्या हुआ? लॉस हुआ। तो डाटा की एक्यूरेसी इंश्योर करना, कंप्लीटनेस और कंसिस्टेंसी शो इंश्योर करना क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, सबसे बड़ा क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? चैलेंज होता है। अच्छा, ये जो है ना, ये केस स्टडी, ये डाटा, ये वाली जो केस स्टडी है, ये डाटा एनालिटिक स्टेजेस की केस स्टडी है। किसकी? स्टेजेस की केस स्टडी है। इसके ऊपर अभी आपने ध्यान नहीं देना, क्योंकि स्टेजेस अभी हमने कवर नहीं किए हैं। अभी जो चीज़ रह गई है वो हमारे पास क्या है? दो चीज़ें रह गई हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी जो चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, और चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमारा ख़त्म हो रहा होगा। ठीक है।